अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंपलसरी इंग्लिश एफए कोर्स कोड 386 की यूनिट नंबर 3 को स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 3 जो है ये है, इसका टाइटल है रिक्वेस्टिंग या ग्रांटिंग परमिशन। रिक्वेस्टिंग परमिशन का मतलब होता है इजाज़त तलब करना, इजाज़त मांगना। इसको हम आस्किंग परमिशन भी कह सकते हैं या सीकिंग परमिशन भी कह सकते हैं। और ग्रांटिंग परमिशन इजाज़त देना। तो इस यूनिट में हम मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं इजाज़त मांगने और इजाज़त देने के मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं उनको स्टडी करेंगे। तो जब हम किसी से इजाज़त लेनी होती है, जैसा कि हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने बहन भाइयों, दोस्तों या दूसरे लोगों से कोई चीज़ मांगने या उनकी कोई चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है, ऐसी सूरत में मुहज़्ज़ब अंदाज़ अख्तियार किया जाता है। मसलन हम कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, क्या मैं आपका कलम ले लूं? या अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर लूं? या अगर आप अपने अफसर से कहते हैं, सर आपकी इजाज़त से क्या मैं आज छुट्टी कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये जो अमल होता है, ये जो फंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं आस्किंग परमिशन, सीकिंग परमिशन या रिक्वेस्टिंग परमिशन। तो रिक्वेस्टिंग परमिशन के लिए किस तरह के फ़िक्रे जो हैं वो यूजुअली इस्तेमाल होते हैं आम रूटीन में, वो हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह के लफ्ज़ से फ़िक्रे शुरू होते हैं। जब हम परमिशन इजाज़त तलब करना चाहते हैं किसी से, तो इस तरह फ़िक्रा जो है इस तरह के लफ्ज़ से शुरू होता है। मसलन कुड आई वॉज़ वंडरिंग इफ़ आई कुड, इज़ इट ऑल राइट, डू यू माइंड इफ़ आई वंडर इफ़ आई कुड, वुड इट बी पॉसिबल, कुड आई आस्क यू अ फेवर। तो वो फ़िक्रे जो हैं, सेंटेंस इस तरह के अल्फाज से शुरू होते हैं और आगे फिर मज़ीद आगे सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो अब हम इन अल्फाज को मिसालों में देख लेते हैं, एग्जांपल में देख लेते हैं कि ये किस तरह इन अल्फाज से किस तरह सेंटेंस बनते हैं इजाज़त तलब करने के लिए। कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। आई वंडर इफ़ आई कुड यूज़ योर कंप्यूटर, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ। डू यू माइंड इफ़ आई मेक अ कॉल फ्राम योर मोबाइल, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके मोबाइल से कॉल कर सकता हूँ। तो इस तरह जो है ये सेंटेंस बनते हैं, ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए जो हमने पढ़े हैं इजाज़त तलब करने के लिए। While talking to our friends or the people we know well, we use informal or casual style of requesting। तो जब हम अपने फ्रेंड्स से या उन लोगों से बात कर रहे होते हैं जिनको हम जानते हैं, तो उनसे इजाज़त लेने के लिए गैर रस्मी इनफॉर्मल जो है वो तरीका इस्तेमाल होता है। इनफॉर्मल सेंटेंस या इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं हम इजाज़त तलब करने के लिए। तो रिक्वेस्ट्स हेयर आर ऑफन गिवन एज ऑर्डर्स और एज वेरी सिंपल इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट। तो जिन अपने दोस्तों या जिन लोगों से हमारी वाकफियत होती है, तो उनसे हम जब इजाज़त तलब करते हैं तो गैर रस्मी सा तरीका होता है, और वहाँ जो रिक्वेस्ट्स होती हैं वो भी हम ऑर्डर के अंदाज में, हुक्म के अंदाज में या इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पर लेट अस सी अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। तो जो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स होती हैं, दो तरह की रिक्वेस्ट होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट किस तरह एज ए ऑर्डर भी हो सकती हैं और इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर गिव मी एन अदर कप ऑफ टी। अगर हम किसी दोस्त को कहें कि मुझे
एक और चाय का कप दें तो हम कहेंगे गिव मी अनदर कप ऑफ टी, यानी कि ये एक हुक्मिया जुमला है लेकिन इसमें हम दरख्वास्त कर रहे हैं ऑर्डर के अंदाज में, ऑर्डर वाले अल्फाज यूज़ करके। इसी तरह पास द केचप, इट्स योर टर्न टू बाय द ड्रिंक्स, बी क्वाइट विल यू, खामोश हो जाओ, क्या आप खामोश होंगे, एंजॉय योर फूड। तो ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर के अंदाज में रिक्वेस्ट की गई हैं। आगे इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट, कम टू द पार्टी टुनाइट इट विल बी फन, यानी कि इन है रिक्वेस्ट लेकिन रिक्वेस्ट वाले अल्फाज यूज़ नहीं किए गए, तो हम इनको कहेंगे ये इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट्स हैं। वाई डोंट यू कीप क्वाइट, आप खामोश क्यों नहीं रहते। इज़ देयर एनी मोर टी, क्या मज़ीद टी है, यानी कि वो चाह रहा है कि और चाय लेना चाह रहा है लेकिन मांग नहीं रहा, पूछ रहा है कि क्या मज़ीद चाय है, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट। हैव यू गॉट एनी चेंज, क्या आपके पास चेंज है, वो असल में वो चेंज मांग रहा है लेकिन अल्फाज में वो सिर्फ चेंज के बारे में पूछ रहा है कि आपके पास चेंज है या नहीं है। वाइल मेकिंग रिक्वेस्ट्स टू आवर सीनियर्स और बॉसेस और पीपल वी डू नॉट नो वेरी वेल, वी यूज़ अ डिफरेंट स्टाइल विच वी कॉल फॉर्मल स्टाइल। तो पहले हमने इनफॉर्मल स्टाइल के बारे में पूछा था, रिक्वेस्ट करने का। इनफॉर्म, जिन लोगों को हम जानते हैं या जो हमारे दोस्त होते हैं उनसे हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं। जो लोग हमसे सीनियर होते हैं या बॉस होते हैं या पीपल जिनको हम नहीं जानते, जिन लोगों को, उनके लिए हमारा जो रिक्वेस्ट करने का स्टाइल है, जो लफाज हैं, जो सेंटेंस हैं, वो अलग स्टाइल होता है, उसको हम कहते हैं फॉर्मल स्टाइल। इन अ फॉर्मल स्टाइल वी यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर सीकिंग परमिशन। तो फॉर्मल स्टाइल में हम दर्जा झैल अल्फाज इजाज़त तलब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, विद योर परमिशन, इज़ देयर एनी ऑब्जेक्शन, मे माइट, या डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन। आगे फिर फ़िक्रा जो है वो मुकम्मल होगा। इस तरह के लफाज से फ़िक्रे शुरू होते हैं जब हम फॉर्मल स्टाइल में किसी से इजाज़त तलब करते हैं। नीचे एग्जांपल्स हैं फॉर्मल स्टाइल में इजाज़त तलब करने की। कैन यू पास मी द शुगर प्लीज़, मे आई हैव द पेंसिल, डू यू माइंड if I use your hairbrush, can I see you in my office, Rashid, please will you open your suitcase madam। तो इस तरह के फ़िक्रे जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं फॉर्मल स्टाइल में जब हम किसी से इजाज़त तलब करना चाहते हैं। कैन यू पास मेरी शुगर, क्या आप मुझे शुगर दे सकते हैं बराए मेहरबानी। मे आई हैव दी पेंसिल, क्या मैं पेंसिल ले सकता हूँ। तो इस तरह इनका तर्जमा होगा। इन दीज एग्जाम्पल्स यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द वर्ड्स लाइक कैन, मे एंड विल आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड। आपने देखा होगा कि इन मसालों में कैन, मे और विल जो है ये लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल होते हैं इजाज़त लेने के लिए। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड मॉडल्स, तो हम इनको ग्रामर में मॉडल्स कहते हैं। टू मेक रिक्वेस्ट साउंड पोलाइट, कैन, मे एंड विल कैन बी रिप्लेस्ड विद कुड, माइट एंड वुड। तो जो रिक्वेस्ट है उसको पोलाइट, शाइस्ता बनाने के लिए, मुहज़्ज़ब बनाने के लिए कैन, मे और विल जो है ये कैन कुड में चेंज हो जाता है, मे माइट में चेंज हो जाता है और विल वुड में चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर, कुड यू पास मी दी शुगर प्लीज़, क्या मुझे शुगर दे सकते हैं। माइट आई हैव दी पेंसिल, ऊपर हमने पढ़ा है मे आई हैव दी पेंसिल, लेकिन यहाँ माइट आई हैव दी पेंसिल ज़्यादा अगर गुफ्तगू को पोलाइट करने के लिए, शाइस्ता और मुहज़्ज़ब बनाने के लिए मे माइट में चेंज हो जाता है, कैन कुड में चेंज हो जाता है और विल वुड में चेंज हो जाता है। इसी तरह वुड यू लीड मी योर ज्वेलरी, लैंड मी योर ज्वेलरी। नीचे है जी, लुक एट द फॉलोइंग रिक्वेस्ट्स एंड चूज़ द मोस्ट पोलाइट आंसर्स फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। अच्छा जी,
कहता है कि नीचे कुछ रिक्वेस्ट्स जो हैं वो दी गई हैं और उनका जो जवाब है, उन रिक्वेस्ट का जवाब जो है वो मोस्ट पोलाइट जवाब, सबसे ज़्यादा शाइस्ता और महज़ब जवाब जो बनता है, उसकी ऑप्शंस 4 ऑप्शन में से जो सबसे मोस्ट पोलाइट आंसर है वो आपने बताना है कौन सा है। इस तरह का क्वेश्चन जो है ये बुक में दिया हुआ है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि कौन से मोस्ट पोलाइट आंसर जो है, मोस्ट सूटेबल आंसर, मोस्ट पोलाइट आंसर जो है इन रिक्वेस्ट का बनता है। वुड यू क्लोज द डोर ऑन योर वे आउट, ताकि जब आप बाहर जाएं तो क्या आप दरवाज़ा बंद करते हैं या करेंगे? तो इसकी 4 ऑप्शन है, आई वुड, यस, ऑफ कोर्स, नो। तो इसका पोलाइट आंसर बनेगा ऑफ कोर्स। वुड यू माइंड गिविंग मी द बुक व्हेन यू फिनिश, कहता है कि जब आप किताब को पढ़ लें, सारी किताब आप पढ़ लें, फिनिश कर लें, तो क्या आप इसे मुझे देना पसंद करेंगे? इसके 4 ऑप्शन हैं, नो, नॉट एट ऑल, यस, आई वुड, यस। आई वुड, यस, ये इसका मोस्ट पोलाइट आंसर बनेगा। कैन आई आस्क यू अ फेवर, व्हाट डू यू वांट, नो यू कांट, ऑफ कोर्स। तो इसका ऑफ कोर्स मोस्ट पोलाइट आंसर होगा। चौथा है जी, कुड यू हेल्प मी विद दीज डिशेज, विद प्लेयर, नो आई कांट, व्हाट डिशेज। तो इसका मोस्ट पोलाइट आंसर होगा विद प्लेयर। Would you help Said with his maths homework? He is having difficulties. इसके है 4 ऑप्शन जी, नो प्रॉब्लम, इफ़ आई मस्ट, ऑलराइट डन। इफ़ आई मस्ट मोस्ट पोलाइट आंसर। मे आई लीव वर्क अ बिट अर्लियर टुडे, आई हैव टू टेक माई डॉटर टू द डेंटिस्ट। बाय ऑल मीन्स, दैट्स नॉट पॉसिबल, डोंट डू इट अगेन। बाय ऑल मीन्स इसका मोस्ट पोलाइट आंसर होगा। ये आंसर आपने ज़हन में रख लेना है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आगे आ गया जी, ये तो हो गया कि किस तरह आपने इनफॉर्मल और फॉर्मल तरीके से कौन कौन से अल्फाज यूज़ करके आपने इजाज़त तलब करनी है। अब आ गया आंसरिंग रिक्वेस्ट्स। अगर कोई इजाज़त तलब कर रहा है तो उसको जो आप इजाज़त देनी कैसे है, इजाज़त देने के लिए कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे आप। ये इजाज़त देने के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर यस, सर्टनली, श्योर, डू, ऑफ कोर्स, बाय ऑल मीन्स, दैट्स ऑल राइट, फाइन, यू आर वेलकम टू, ओके, फाइन, थैंक यू। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ अल्फाज जो हैं इस्तेमाल होते हैं इजाज़त देने के लिए। उसके बाद ये तो हो गया इजाज़त देना। अगर रिफ्यूज़िंग परमिशन, अगर इजाज़त से इनकार करना चाहते हैं, आप इजाज़त नहीं देना चाहते, तो फिर किस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे। नाउ कंसिडर दिस सेम रिक्वेस्ट वंस अगेन, दिस टाइम परमिशन इज़ रिफ्यूज्ड, लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्सप्रेशंस यूज्ड फॉर रिफ्यूजिंग परमिशन। तो इस तरह के अल्फाज या सेंटेंस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं इजाज़त देने से इनकार के लिए, इजाज़त से इनकार के लिए। आई एम अफ्रेड आई कांट लेट यू, नो आई एम सॉरी यू कांट, आई डोंट रियली थिंक यू शुड, आई कांट पॉसिबली, आई वुड लाइक टू बट। इस तरह के अल्फाज यूज़ करके आप इजाज़त देने से इनकार कर सकते हैं। फॉलोइंग आर अ फ्यू सिचुएशंस, how would you seek permission in each particular situation, let us have some practice। तो कहता है कि ये कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, इसमें हर एक मुख्तलिफ सिचुएशन है, हर फिक्रे में एक मुख्तलिफ सिचुएशन है। कहते हैं इसमें आप किस तरह इजाज़त लेंगे।
फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से कौन से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे इजाज़त लेने के लिए। अगर इन सिचुएशंस में आपको इजाज़त लेनी, ये इम्तहान के लिए, एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यू आर सिटिंग इन योर कॉलेज कोलीग्स रूम हु डजंट स्मोक, यू वांट टू स्मोक। कहते हैं कि आप अपने कोलीग के, जिसके साथ आप काम करते हैं, उसके रूम में बैठे हुए हैं और वो स्मोक नहीं करता, वो सिगरेट नहीं पीता। यू वांट टू स्मोक, लेकिन आप स्मोक करना चाहते हैं, तो आप किस तरह इजाज़त लेंगे, उससे किस तरह परमिशन लेंगे अपने कोलीग से कि आप वहाँ स्मोकिंग कर सकें। तो ये मैंने फ़िक्रे जो हैं बना दिए हैं, हर सिचुएशन में किस तरह का फ़िक्रा ये आपने याद कर लेने हैं। कहते आई वॉज वंडरिंग इफ़ आई कुड स्मोक हेयर, मैं सोच रहा था अगर मैं यहाँ स्मोक कर सकूँ इजाज़त लेने के लिए, इस तरह का फ़िक्रा बनेगा इस सिचुएशन में। नेक्स्ट जो है दूसरा, योर रूममेट इज़ वाचिंग टीवी। आपका रूममेट आपके कमरे में जो आपके साथ रहता है आपके कमरे में जो आपके साथ रहता है वो टीवी देख रहा है। यू हैव अ सीवियर हेडेक सो यू वांट टू स्विच इट ऑफ। लेकिन आपके सर में शदीद दर्द है और आप चाहते हैं कि टीवी बंद कर दें। डू यू माइंड इफ़ आई कुड स्विच ऑफ टीवी। तो ये फ़िक्र आप उसको बोल सकते हैं इजाज़त लेने के लिए। आपको अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं टीवी ऑफ कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप बीमार हैं। यू वांट टू गो टू हॉस्पिटल फ्रॉम योर ऑफिस, और आप ऑफिस से हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। तो किस तरह आप इजाज़त तलब करेंगे अपने बॉस से। सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, सर मैं बीमार हूँ। आई वंडर इफ़ आई कुड गो टू हॉस्पिटल। तो ये फ़िक्रा बनेगा अपने सीनियर से इजाज़त लेने के लिए। यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, सडनली द इंक फिनिशेज इन योर पेन। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और अचानक जो है आपके पेन से स्याही जो है वह ख़त्म हो जाती है। तो किस तरह आप इजाज़त तलब करेंगे। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई यूज़ योर पेन। तो ये फ़िक्रा बनेगा, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई यूज़ योर पेन। किसी अपने दोस्त से इजाज़त लेंगे उसका पेन इस्तेमाल करने के लिए। यू वांट टू मेक एन एमरजेंसी फ़ोन कॉल फ्रॉम योर नेबर्स होम। आप अपने हमसाये के घर से एमरजेंसी में फ़ोन करना चाहते हैं उसके फ़ोन से, अपने नेबर से। तो कैसे उससे इजाज़त लेंगे। आई वॉज वंडरिंग इफ़ आई कुड मेक एन एमरजेंसी कॉल फ्रॉम योर फोन। तो ये फ़िक्रा बन गया इजाज़त लेने के लिए। यू वांट टू बोरो नोट्स फ्रॉम योर क्लासमेट। आप अपने क्लासमेट से कुछ नोट जो हैं वो उधार लेना चाहते हैं। कैन यू लेंड मी योर नोट्स प्लीज़। आगे है जी आखिरी 7, यू आर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। यू डोंट हैव अ सीट, आपके पास सीट नहीं है। यू आर टायर्ड, आप थक गए। सडनली यू फाइंड 2 सीट्स ऑक्यूपाइड बाई 1 पर्सन। आप देखते हैं कि एक बंदा 2 सीटों पे बैठा हुआ है। तो कैसे उससे इजाज़त लेंगे। एक्सक्यूज़ मी कुड आई हैव 1 सीट प्लीज़। माफ़ कीजिए क्या मैं एक सीट ले सकता हूँ। तो इस तरह की सिचुएशंस में ये इस तरह के फ़िक्रे बनेंगे। आपने इनको ज़हन में रख लेना है। अगर ये पेपर में आ जाए तो आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स गिविंग परमिशन फॉर द रिक्वेस्ट। पहले हमने जो ऊपर पढ़ा है उसमें 4 ऑप्शंस होती हैं, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी ऑप्शन ना हो, आपने अपने पास से मुनासिब अल्फाज लगा के ब्लैंक्स को फिल करना है। मिसाल के तौर पर कैन आई बारो योर कैमरा फॉर अ डे, फ्रेंड टू फ्रेंड। एक दोस्त से रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं आपका कैमरा एक दिन के लिए उधार ले सकता हूँ। तो इसमें कौन से अल्फाज इस्तेमाल होंगे, किस तरह वो उसको इजाज़त देगा। तो इसके लिए
जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो होंगे यस बाय ऑल मीन्स। नेक्स्ट है जी, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई ट्राई दिस शर्ट प्लीज़। कस्टमर टू अ शॉपकीपर, एक कस्टमर जो है वो शॉपकीपर को, गाहक जो है वो शॉपकीपर को कह रहा है कि क्या अगर आपको बुरा ना लगे तो ये शर्ट जो है इसको मैं ट्राई कर सकता हूँ, देख सकता हूँ पहन के। तो वो आगे से किस तरह उसको इजाज़त देगा, यस सर्टनली यू कैन, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होंगे। विद योर परमिशन आई वॉन्ट टू से समथिंग स्टूडेंट टू द वाइस चांसलर। स्टूडेंट वाइस चांसलर को कहता है कि आपकी इजाज़त से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो वाइस चांसलर किस तरह उसको इजाज़त देगा, यस ऑफ कोर्स, हाँ बेशक आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी, कैन यू गिव मी योर ग्रीन ईयर रिंग्स फॉर टुडे। सिस्टर टू सिस्टर, तो एक सिस्टर दूसरी सिस्टर से ईयर रिंग्स जो है वो मांग रही है। तो किस तरह के अल्फाज यूज़ करेगी उसको इजाज़त देने के लिए, श्योर यू आर वेलकम, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होंगे इजाज़त देने के लिए। नेक्स्ट है जी, व्हाट एक्सप्रेशन वुड यू यूज़ इन द फॉलोइंग सिचुएशंस टू रिफ्यूज़ परमिशन। पहले तो हमने इजाज़त देने के लिए, ग्रांटिंग परमिशन, इजाज़त देने के लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो पढ़े थे। अब हम रिफ्यूज़ परमिशन, इजाज़त देने से इनकार अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप ये जो नीचे सिचुएशंस दी गई हैं इनमें आप किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। पहला है जी, योर सन कम्स टू यू एंड आस्क्स यू टू अकम्पनी हिम टू द मार्केट, यू आर वेरी बिजी। आपका बेटा आपके पास आता है और कहता है कि आप उसके साथ मार्केट जाएं, लेकिन आप बहुत बिजी हैं। तो आप किस तरह उसको रिफ्यूज़ करेंगे, इनकार करेंगे, आई एम अफ्रेड आई एम वेरी बिजी। तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके, मुझे डर है, मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ। यू आर द हेड मिस्ट्रेस ऑफ योर स्कूल, अ टीचर कम्स टू यू एंड आस्क्स फॉर 1 वीक्स लीव, द स्कूल हैज़ जस्ट रीओपन्ड आफ्टर 3 months वेकेशन। आप स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हैं और आपके पास टीचर आती है और कहती है कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, लेकिन 3 माह की छुट्टियों के बाद स्कूल जो है अभी जो है वो रीओपन हुआ है, दोबारा खुला है। तो आप किस तरह इनकार करेंगी, आई एम सॉरी आई कॉन्ट लेट यू, द स्कूल हैज़ जस्ट रीओपन्ड आफ्टर 3 months वेकेशन। तो इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करके आप इनकार करेंगी। वन ऑफ योर नेबर्स has a habit of borrowing everything. One day she asks for sewing machine when you are stitching. आपकी जो हमसाई है उसको हर चीज़ उधार लेने की आदत है। एक दिन आपसे वो कपड़ों वाली जो मशीन है वो मांगती है जब आप कपड़े सी रही होती हैं। तो आप किस तरह इनकार करेंगी, आई एम अफ्रेड आई कांट पॉसिबली, आई एम स्टिचिंग। तो इस तरह आप उसको इनकार कर देंगे। नेक्स्ट है, यू आर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वन एम्प्लॉय रिक्वेस्ट यू फॉर कार लोन, देयर आर ऑलरेडी मैनी नेम्स ऑन द लिस्ट। अगर आप किसी अदारे के सरबराह हैं और कोई भी एम्प्लॉय जो है उस अदारे का आपसे कार लोन के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी लोग जो हैं वो कार लोन के लिए कह चुके हैं, एक लिस्ट बन चुकी है, तो आप उसको कैसे रिफ्यूज़ करेंगे, कैसे इनकार करेंगे। आई डोंट रियली थिंक यू शुड एज देयर आर ऑलरेडी मैनी नेम्स ऑन द लिस्ट। तो आप इस तरह उसको कहेंगे कि मैं नहीं समझता कि आपको लोन लेना चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा नाम लिस्ट में आ चुके हैं लोन लेने वालों के। तो आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके उसको इनकार कर देंगे। यू आर गोइंग ऑन अ पिकनिक विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रहे हैं। वन ऑफ द फ्रेंड्स आस्क यू फॉर द कोट विच यू हैव रिसेंटली बॉट, यू नो योर फ्रेंड इज़ वेरी केयरफुल। तो आपके दोस्तों में से एक दोस्त आपसे वो कोट मांगता है जो आपने अभी अभी खरीदा है। यू नो योर फ्रेंड इज़ वेरी केयरफुल। तो
आप उसको कैसे इनकार करेंगे। आई एम अफ्रेड, आई कांट लेट यू, आई नीड इट माई सेल्फ। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके आप मुख्तलिफ सिचुएशंस में इनकार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी यूनिट में वो है गैसिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अल्फाज के मानी का अंदाज़ा लगाना। जब हम कोई तहरीर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके मानी हमें मालूम नहीं होते। बाज़ अल्फाज का मतलब हमें डिक्शनरी में देखना पड़ता है, लेकिन बाज़ औक़ात एक ही सफ़े पर बहुत से मुश्किल अल्फाज आ जाते हैं जिनका मतलब हम नहीं जानते। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हर मुश्किल लफ्ज़ के मानी बार बार डिक्शनरी में से देखे जाएं? अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत कम मुतालिया कर पाएंगे। तो फिर मतबादल और काबिल अमल सूरत क्या होनी चाहिए? दरअसल किसी भी तहरीर में ऐसे कई अल्फाज होते हैं जिनके लफ्ज़ी मानी हमें नहीं आते, लेकिन जिस फ़िक्रे में वो लफ्ज़ या अल्फाज मौजूद हैं उस फ़िक्रे के सियाक़ो सबाक़ और दूसरी इबारत को समझकर किसी भी मुश्किल लफ्ज़ के मानी या मफ़हूम का हम किसी हद तक अंदाज़ा ज़रूर कर सकते हैं। ताहम ये बात बहुत अहम है कि जिन अल्फाज के मानी हमें नहीं आते उनके मानी का अंदाज़ा जो है वो कैसे किया जाए, इसको एक मिसाल के ज़रिए हम समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक फ़िक्रा है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था लेकिन फिर बादल नाख्वास्ता चला गया। ये फ़िक्रा है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था लेकिन फिर बादल नाख्वास्ता चला गया। ये फ़िक्रा है। हो सकता है कि इस जुमले में बादल नाख्वास्ता के मानी हमें ना आते हों, लेकिन जब हम बाकी फ़िक्रे के मानी पर गौर करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बादल नाख्वास्ता के मानी मजबूरन लाचारी की हालत में या ना चाहते हुए दिल के साथ हो सकते हैं, और ये अंदाज़ा दुरुस्त है। अब हम इसी तरह की मिसालें इंग्लिश में देखते हैं। 4 persons were knifed in the back by a stranger. We know the word knife and we also know that knife is used to cut things. So we can guess that knife has something to do with cutting or killing. 4 persons were knifed in the back by a stranger. इसमें लफ्ज़ जो है नाइफ लफ्ज़ चाकू या छुरी। तो अगर हमें नाइफ्ड के मतलब ना आता हो, लेकिन नाइफ़ का जब हमें ज़हन में आएगा तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि नाइफ़ जो है ये चीज़ें काटने के लिए होता है। तो यहाँ काटने के मानी में ही इस्तेमाल हुआ होगा। तो इसलिए हम फ़िक्रे के सियाक़ो सबाक़ जो है उसको ज़हन में रखते हुए लफ्ज़ का मीनिंग जो है, मानी जो है, उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। इसी तरह सर्जन्स हैव एम्प्यूटेटेड 3 फिंगर्स फ्राम हिज लेफ्ट। इस फ़िक्रे में एम्प्यूटेटेड का मतलब अगर हमें नहीं आता तो फ़िक्रे के सियाक़ो सबाक़ से हमें पता चलेगा सर्जन क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, कटिंग करते, चीर फाड़ करते हैं। फ्राम हिज लेफ्ट हैंड, तो सर्जन ने उसके लेफ्ट हैंड के साथ कुछ किया। तो सर्जन ने क्या किया होगा, सर्जन ने काटा ही होगा, उसका ऑपरेशन किया होगा। तो इससे हमें एम्प्यूटेटेड का मीनिंग जो है वो समझ आ जाता है कि इसका मतलब काटना ही होगा, क्योंकि सर्जन जो है वो काटते हैं। तो इस तरह आपने जो मुश्किल अल्फाज आ जाएं किसी भी पैराग्राफ में या सेंटेंस में, उनके मीनिंग्स जो हैं उनको गैस करना होता है। उसको उस जो मुश्किल लफ्ज़ है उसके सियाक़ो सबाक़ की मदद से, यानी कि उससे पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, उसके बाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, वो क्या थे, उनका मतलब क्या है। तो इस तरह आपने मीनिंग्स जो हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं, उनका अंदाज़ा लगाना होता है। ये तरीक़ाकार है। नीचे एक पैराग्राफ है दिया हुआ, उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं।
तो आपने क्या करना है, द फॉलोइंग पैसेज कंटेन्स सम वर्ड्स which we might not know but they are related to the words which almost all of us know। ताकि इस पैराग्राफ में कुछ लफ्ज़ हैं जो हम शायद ना जानते हों जिनके मतलब, लेकिन वो उन अल्फाज से मुतल्लिक़ा हैं जिनके मतलब हम सबको आता है। रीड दी पैसेज 2 और 3 टाइम्स एंड सी इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दी। 2-3 दफ़ा आप पैराग्राफ पढ़ें और देखें क्या आप उनके मीनिंग्स जो हैं, जो मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके मीनिंग्स आप समझ पाते हैं या नहीं पाते। यस पैराग्राफ है, द यस्टरडे द मीटिंग ऑफ द बोर्ड वाज चेयर्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल but last time it was headed by the head of the institute. He said certain sugar-coated things most of the people could not make out as everything was worded very carefully, but they hailed the decisions and were extremely happy. At the end of the meeting, a program was chalked out for which the मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स मैंने नीचे लिख दिए हैं। चेयर्ड का है प्रिजाइडेड ओवर, सदारत की, हेडेड लीडेड, क़यादत की, शुगर कोटेड, मेड टू सीम अट्रैक्टिव, ना खुशगवार चीज़ को खुशगवार बनाना, मेक आउट अंडरस्टैंड समझना, अंदाज़ा लगाना, वर्डेड वेरी केयरफुली, एक्सप्रेस्ड विद मच केयर, हेल्ड वेलकम्ड, चॉप्ड आउट प्रिपेयर्ड तैयार किया। तो ये मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स थे, ये आपने ज़हन में रख लेने हैं। इसी तरह नीचे पैराग्राफ है, इसमें भी आपने मुश्किल अल्फाज जो हैं वो बोल्ड हुए हैं, उन अल्फाज का अंदाज़ा लगाना है, गैस करना है कि सियाक़ व सबाक़ की मदद से कि इनके क्या मतलब बनते हैं। अल्फाज हैं इस पैराग्राफ में सेटबैक, प्रोबेबली, अल्टीमेटली, क्लेम्ड, गॉट ओवर, रेगुलर आवर्स, एक्सपोजिंग, टूवर्ड और अनइंटरप्टेडली। आपने ये पैराग्राफ पढ़ना है 2-3 दफ़ा और इनके मीनिंग्स जो हैं वो समझने की कोशिश करनी है। नीचे मैंने इन अल्फाज के मीनिंग्स जो हैं वो आपको मैं बता देता हूँ क्या हो सकते हैं। पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये पैराग्राफ दिया हुआ है, ये अल्फाज हैं और इनको आगे जो है उनके मीनिंग्स लिखे होंगे लेकिन वो ऊपर नीचे होंगे, आपने मैच करना होगा। इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ आ सकता है। तो सेट बैक पहला लफ्ज़ है, तो इसमें तलाश करें इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, क्या इसका मीनिंग बनेगा। तो इसका मीनिंग बनेगा एच जो ऑप्शन है लॉस, ये इसकी डेफिनेशन सेट बैक की बनेगी इस पैराग्राफ के मुताबिक। प्रोबेबली का होगा जी डी, पॉसिबली। तीसरा है अल्टीमेटली फाइनली, एफ जो है फाइनली, इसकी डेफिनेशन होगी। क्लेम्ड का मीनिंग होगा टुक, क्लेम्ड का हो गया टुक। गॉट ओवर का होगा जी ओवरकम, ई। केप्ट रेगुलर आवर्स, इसका होगा आई, ऑन टाइम। एक्सपोजिंग, ए, नॉट कवरिंग। टूवर्ड, विजिटेड। अनइंटरप्टेडली, इसका होगा जी सी, विद आउट ब्रेक। तो इन अल्फाज के ये मीनिंग्स होंगे। इस तरह अगर आपको मैच करना पड़े अल्फाज को उसकी डेफिनेशन के मुताबिक तो आपने इस तरह मैच कर देना है। नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो हाईलाइटेड हैं, उनके नीचे जो हैं 4 ऑप्शन दी गई हैं, उनका हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है
उस लफ्ज़ का, उस मुश्किल लफ्ज़ का कौन सी डेफिनेशन जो है वो ठीक मीनिंग बता रही है। द टाइगर्स रोर विच कुड बी हर्ड इन विलेजेस फार अवे। टाइगर्स रोर, रोर लफ्ज़ है, ये हमने बताना है इसका मीनिंग क्या है। A food a tiger eats, a tiger's dream, tiger's ear, a sound a tiger makes। टाइगर जो आवाज़ निकालता है उसको कहते हैं रोर। इसकी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है, साउंड अ टाइगर मेक्स। सना हैज सो मैनी फ्रेंड्स बिकॉज शी इज ग्रोगेरियस पर्सन। ग्रोगेरियस होगा जी फ्रेंडली, फ्रेंडली इसका मतलब होगा आउट गोइंग या फ्रेंडली। After the harvest, we had an abundant amount of apples। abundant का मतलब होगा plentiful। D। students please stop chattering and listen to me। यहाँ chattering का मतलब होगा sleeping, talking, working, typing, talking। B जो है वो ठीक है, chattering means talking। I am really hungry that apple did appease my hunger। appease का मतलब यहाँ बनेगा जी satisfy। सी जो है satisfy। तो इन मुश्किल अल्फाज के ये मीनिंग हो गए, या आपने जहन में रख लेने हैं पेपर के हवाले से। नेक्स्ट टॉपिक जो है इस यूनिट में वो है पंक्चुएशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पंक्चुएशन का मतलब है ये इंग्लिश फिक्रों में हस्बे ज़रूरत बड़े हरूफ, कामाज, सवालिया निशान और फुल स्टॉप वगैरह कहाँ लगाना है, ताकि भारत का मतलब जो है वो ज़्यादा आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो पंक्चुएशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन, यानी कि बड़े हरूफ जो हैं, एक बड़ी पट्टी होती है, एक छोटी पट्टी होती है। तो बड़ी पट्टी जो है, बड़े हरूफ जो हैं वो कहाँ कहाँ हमने इस्तेमाल करने हैं इंग्लिश को लिखते हुए। तो फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस शुड बिगिन विद द कैपिटल लेटर टू शो द रीडर एग्जैक्टली वेयर ईच सेंटेंस बिगिन्स। तो हर फिक्रा, हर नया फिक्रा जो है, हर नया फिक्रा, जब भी आपको नया फिक्रा शुरू करेंगे उसका पहला जो लफ्ज़ है वो कैपिटल लेटर से, बड़े हरूफ से शुरू होना चाहिए। मिसाल के तौर पर योर क्लोज आर इन द कबर्ड। आपके कपड़े कबर्ड में है, तो यहाँ योर का जो वाई है ये कैपिटल लेटर में है। तो इस तरह किसी भी सेंटेंस का पहला जो लेटर है, इस तरह यहाँ योर का वाई है, ये वो बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, द प्रोनाउन आई इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। जब भी आई एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो उसको बड़ा आई लिखेंगे। आई टोल्ड देम दैट आई वोंट अटेंड द मीटिंग। यहाँ आई पहला लफ्ज़ भी हर प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है, तो इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ कोटेड सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड। अगर कोई सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस कामाज के अंदर है, उसके पहले या उसके बाद कामाज हैं, तो कामाज के अंदर जो सेंटेंस है उसका पहला लेटर भी जो है वो बड़ा होगा। आवर टीचर सेज कामा, फिर कामा है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। तो कामाज के अंदर जो पहला लेटर है बी वो कैपिटल होगा, बड़ा होगा। ही सेड दी बॉयज़ आर वेरी क्रेजी। दी बॉयज़, दी जो है, दी का टी जो है वो कैपिटल है क्योंकि वो कामाज के अंदर है कामाज के। तो ये फिक्रा, तो इस फिक्रे का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा, बड़े हरूफ में होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होते हैं, जो कि किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम होते हैं, जिनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी कैपिटलाइज होगा, वो भी बड़े हरूफ में होगा।
डू नॉट कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम कहते हैं कॉमन नाउन, उसको आपने बड़ा नहीं करना, बड़े रूप में नहीं लिखना। प्रॉपर नाउन जो है खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हमने उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको हमने कैपिटलाइज करना है। प्रॉपर नाउन मिसाल के तौर पर कायदे आज़म, प्रॉपर खास प्लेस, खास प्लेस कराची, कराची के को हम कैपिटलाइज कराएंगे। इस तरह कॉमन नाउन जो है मैन, सिटी, कैमरा, इनको हमने कैपिटलाइज नहीं करना। प्रॉपर नाउन किसी खास जगह, चीज़ या शख्स के नाम को हम नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज करेंगे, उसको बड़े हरूफ में लिखेंगे। नेक्स्ट है जी कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ रीजन्स। रीजन्स जो हैं, इलाके जो हैं, उनके नेम्स जो है, नाम जो है, उनका भी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज होगा। नॉर्थ का एन, साउथ का एस, ईस्ट का ई, वेस्ट का डब्ल्यू। कॉन्टिनेंट्स जो बड़े सगीर, उनके भी पहले लेटर जो है फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होंगे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। कंट्रीज़, मुल्कों के नाम जो हैं उनके भी फर्स्ट लेटर जो है कैपिटलाइज होंगे। सऊदीया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स है जिस तरह। या प्रोविंसेस जो होते हैं, सूबे, उनके भी नाम जब हम लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा। सिटीज़, शहरों के नाम जब हम लिखेंगे तो उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। लाहौर, कराची, फैसलाबाद वगैरह वगैरह। कैपिटलाइज नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, माउंटेन्स। ट्रेन्स के नाम, शिप्स के, एयरक्राफ्ट, जहाज़, माउंटेन्स, पहाड़, इनके जब हम नाम लिखेंगे तो इनका भी फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। मिसाल के तौर पर फैसलाबाद एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है तो एफ और ई जो है वो कैपिटल हो गए। सफ़ीना अरब शिप का नाम है। F-16 एयरक्राफ्ट है। K2 माउंटेन है, पहाड़ है। तो इस तरह के जब ये ट्रेन, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, माउंटेन्स के नाम लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। कैपिटलाइज नेम्स ऑफ रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। मज़हबों और ज़ुबानों के नाम जब हम लिखेंगे तो उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। मिसाल के तौर पर इस्लाम का ई, क्रिश्चियनिटी का सी, हिंदुज़म का एच, आगे लैंग्वेजेस आ गई, इंग्लिश का ई, उर्दू का यू, अरबिक का ए। नेम्स फॉर सुप्रीम बीइंग, अगर हम खुदा का नाम अल्लाह लिखेंगे या गॉड लिखेंगे तो उसके भी ए जो है, ये जी जो है या ए जो है उसको कैपिटल लिखेंगे। नेम्स ऑफ सैक्रेड बुक्स, जो मुक़द्दस किताबें हैं या आसमानी किताबें हैं, उनके नाम जब हम लिखेंगे तो उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। होली कुरान, बाइबल, तोरा, इस तरह इनके नाम जिन अल्फाज, जिन लेटर से शुरू होते हैं वो कैपिटल होंगे। टाइटल ऑफ प्लेज, बुक्स, सॉन्ग्स, पोएम्स, नावल्स, जब हम ड्रामों के, किताबों के, सॉन्ग्स के, पोएम्स, नज़्में, नावल जो है इनके नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर जो है इनके भी कैपिटल होंगे। खुदा की बस्ती एक नावल का नाम है तो खुदा के बड़ा हो गया, की फिर के बड़ा हो गया, कैपिटल हो गया। बस्ती का बी कैपिटल हो गया। अनकही ड्रामा है उसका नाम तो ए कैपिटल हो गया। टीचिंग इंग्लिश बुक का नाम है तो टी और ई ये कैपिटल हो गए। नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, हॉलीडेज एट्सेट्रा, इनके नाम जब लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी। नेक्स्ट है टाइटल अवार्ड्स। जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं, जिस तरह सितारा जुर्रत है, निशान हैदर है, इस तरह के अवार्ड दिए जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, तो उनके नाम जो हैं उनसे पहले भी वो भी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। नेक्स्ट है जी
सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज या सर्टिफिकेट जो हैं उनके नाम जो हैं वो भी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जैसे हमें FA लिखना हो तो कैपिटल लिखेंगे, BA इस तरह BA भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, MA कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो हमने पढ़ा है कि कैपिटल लेटर, अब तक पढ़ा है कि कैपिटल लेटर यानी कि बड़े हरूफ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होने हैं, किन किन सिचुएशंस में। अब नेक्स्ट है जी फुल स्टॉप हमने कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप किस किस जगह पे फुल स्टॉप यूज़ करना है। A full stop marks the end of a sentence which is statement, command or request. फुल स्टॉप का मतलब होता है कि कोई भी फ़िक्रा जो है वो सादा फ़िक्रा है या हुक्म है या कोई रिक्वेस्ट है, किसी किस्म का फ़िक्रा है वो ख़त्म हो रहा है, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। इट्स गेटिंग हॉट डे बाई डे, डे बाई डे, डे के बाद फ़िक्रा ख़त्म हो गया तो उसके बाद फुल स्टॉप आ गया। गो एंड कॉल योर सिस्टर, फ़िक्रा ख़त्म हो गया और उसके बाद फुल स्टॉप। एक तो ये हो गया कि जब भी कोई सेंटेंस फ़िक्रा मुकम्मल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। अ फुल स्टॉप इज़ यूज्ड इन एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस में भी फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। यानी कि जब आप कोई भी लफ्ज़ जो है उसको मुकम्मल नहीं लिखते, उसका एक लेटर लिख देते हैं, उस लफ्ज़ को मुकम्मल नहीं लिखते तो उसके बाद भी फुल स्टॉप इस्तेमाल होगा। S फुल स्टॉप, O.S फुल स्टॉप, इस तरह PH.D, इससे बनता है PhD, मिस्टर MR लिख देते हैं मिस्टर का एब्रीविएशन, तो उसके बाद भी फुल स्टॉप। ETC एट मुकम्मल लफ्ज़ होता है एटसेट्रा, तो उसको जब एब्रीविएट करते हैं, एब्रीविएशन जब एटसेट्रा लिखते हैं ETC, तो उसके बाद भी फुल स्टॉप। तो एब्रीविएशंस के बाद भी फुल स्टॉप लगाते हैं। सम एब्रीविएशन हैव बिकम एक्सेप्टेड टर्म्स एंड फुल स्टॉप्स आर नॉट यूज्ड बिटवीन द लेटर्स। लेकिन कुछ एब्रीविएशंस जो हैं वो एक्सेप्टेड टर्म्स बन चुकी हैं, वो तस्लीम कर ली गई हैं वो टर्म्स, और उनके बाद जो है वो फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं होते। मिसाल के तौर पर UNO, FAO, यूनेस्को, यूनिसेफ, OGDC, ADBP, ये जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस ये नाम हैं, ये टर्म्स जो हैं इनके दरमियान फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं होता। बाकी जो एब्रीविएशंस हैं उनमें ज़्यादातर में फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। तो ये था फुल स्टॉप। उसके बाद जी क्वेश्चन मार्क, नीचे आ गया क्वेश्चन मार्क। सवालिया निशान, सवालिया निशान कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन मार्क इज़ आल्सो कॉल्ड इंटेरोगेशन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम इंटेरोगेशन मार्क भी कहते हैं, दोनों का मतलब सवालिया निशान ही होता है। क्वेश्चन मार्क्स आर यूजुअली यूज्ड एट द एंड ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन मार्क्स जो हैं सवालिया निशान सवालों के आखिर में, जब कुछ सवालिया फ़िक्रा होता है, कोई सवाल पूछा गया होता है, सवालिया फ़िक्रा होता है, तो उसके आखिर में सवालिया निशान होता है। एट द एंड ऑफ ए डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हेन विल यू कम बैक, आप वापस कब आएँ। कोई भी सवालिया फ़िक्रा, सीधा सीधा सवालिया फ़िक्रा होगा, सेंटेंस होगा, उसके आगे सवालिया निशान। हु इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू यू, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर समर। अ टैग क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट एंडिंग इन अ क्वेश्चन। एक तो ये हो गया कि जिस फ़िक्रे में सवाल पूछा गया, कोई सवालिया फ़िक्रा है तो उसके आखिर में सवालिया निशान होगा। या कोई भी फ़िक्रा, कोई भी स्टेटमेंट जिसका इख्तिताम सवाल में हो रहा है तो उसको कहते हैं टैग क्वेश्चन, तो उसके एंड पे भी सवालिया निशान आएगा। दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल, आर दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल। ये फ़िक्रा सवालिया नहीं है, लेकिन एंड पे यहाँ तक तो सवालिया नहीं है, दे आर नॉट डूइंग वेरी वेल, यहाँ तक सवालिया नहीं है, लेकिन आर दे, ये दो अल्फाज इसको सवालिया बनाते हैं, तो इसको कहते हैं टैग क्वेश्चन।
तो टैग क्वेश्चन के बाद में मी के बाद में भी सवालिया निशान आएगा। ही फिनिश्ड ऑन टाइम, डिड ही, ये भी टैग क्वेश्चन है। शी डज अ ब्यूटीफुल जॉब, डजंट शी, ये भी टैग क्वेश्चन है। तो टैग क्वेश्चन जो है उनके एंड पे भी सवालिया निशान जो है वो इस्तेमाल होगा। तो ये था आज का लेसन। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसको बार बार देखें। अगर फिर भी कोई मुश्किल पेश आती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये नोट्स जो तैयार किए हुए हैं ये भी आपको मिल सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को भी दबा दें। और किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी या मुश्किल की सूरत में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।